बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव इसमें 1 से लेकर के 300 से ऊपर है, और अलग अलग विषय का इसमें लेकर के आया हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें आप लोग सिर्फ देखते जाइए और जो आप लोगों का पढ़ा होगा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हो जाएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा सवाल है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? तो ये था बुर्बो वंश का। तीसरा नंबर है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। 4 नंबर सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। 5वां नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वे एक नाविक थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो ये मैग्यार हो जाएगा। 7वां नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। 8वां नंबर है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 में। 9 नंबर सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये कार्बोनरी से। 20 नंबर है, जालवेरिन एक संस्था थी? तो ये व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 21 नंबर है, यंग यूरोप या यंग इटली, एग्जाम में अगर कोई भी दे दे यंग यूरोप या यंग इटली, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। 22 नंबर है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो सेडॉन में। 23 नंबर सवाल है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये मेटरनिक। और ये हुआ कब था? 1814 से 1815 के बीच में। ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन बता दिए, ये मेटरनिक इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1832 में, 1832। 25 नंबर है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? तो ये संवैधानिक राजतंत्र का। 26 नंबर है, वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक ने। 27 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871, 1871 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में। 27 नंबर है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। चेका क्या था? तो ये एक पुलिस दस्ता था। चेका एक पुलिस दस्ता था। 29 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। 39 नंबर क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस, इसकी जगह पर दे देगा युद्ध और शांति, किसकी रचना है? क्योंकि 1-2 साल पहले दे दिया था युद्ध और शांति, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वॉर एंड पीस या युद्ध और शांति दिया हुआ रहेगा, तो इसकी रचना एक ही किया था, वो नाम था टॉल्स्टॉय का। पूरा नाम था लियो टॉल्स्टॉय। 31 नंबर है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को, नवंबर 1917। 32 नंबर है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसको दास कैपिटल को बोलते हैं। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को। 33 नंबर, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। 34 नंबर है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1861 ईस्वी में। 35 नंबर है, संयुक्त वियतनाम का गठन किसने किया था? तो ये 1875 में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1875 हो जाएगा 35 नंबर का, 1875। 36 नंबर देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। 37 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका हो जाएगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। 38 नंबर देखते हैं, 38 में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। एक और सवाल दे देता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, यही बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? यानी किस भगवान की वहाँ मूर्ति है? तो ये जगह विष्णु। अंकोर वाट मंदिर में विष्णु भगवान की। 3 में से एक सवाल अक्सर रहता है। 41 नंबर, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये जगह फान बोई चाउ ने। 42 नंबर सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो कोलोन कहते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था।
43 नंबर है नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। 44 नंबर है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जगह निक्सन। 45 नंबर है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। 46 नंबर है माइली गांव की घटना कब हुई थी? तो माइली गांव की जो घटना हुई थी वह 1968 ईस्वी में हुई थी। ऐसा करने वाला कौन था? अमेरिकी सेना लोग इस पे जुल्म किया था। माइली गांव में आकर के सभी को मार दिया था, जिंदा जला दिया था। 47 नंबर है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका पूरा नाम अगर नहीं दिया रहेगा तो इसका नाम आपको पता होगा, गांधी जी रहेगा, बस इतना सा। तो ये लिखे कब थे? 1909 में, 909 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लिखने वाले गांधी जी हैं और लिखे थे 1909 में। 48 नंबर है 48 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो कब किया था? 1925 में। और कौन किया था? तो ये हो जाएगा KB हेडगेवार ने। दोनों में से एक सवाल दे देता है या कभी कभी दोनों सवाल दे देता है। तो 1925 याद रखिएगा, हेडगेवार स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 49 नंबर है 49 में तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू होती है? तो तिनकठिया प्रणाली जो होती है किसानों पर लागू होती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ पर किसानों पर, तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। अगला सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि दिया गया था वह बारदोली की महिला लोग दी थी। बारदोली गांव है तो उसी गांव की महिला लोग दी थी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर हो जाएगा बारदोली। वहाँ की महिला लोग सरदार बोलना शुरू की थी सरदार पटेल को। 51 नंबर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था भारत में वो अमृतसर में हुआ था, पंजाब के। हंटर समिति का गठन किया गया था दोषी को सजा दिलाने के लिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1987 को। 53 नंबर देख लेते हैं सवाल जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये जगह 13 अप्रैल 1919। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गोली जो चलवाया था वो जनरल डायर थे, वही गोली चलवाए थे भारतीयों पर। तो ये 13 अप्रैल 1919 को, और ये है पंजाब के अमृतसर में। 55 नंबर है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1929 लाहौर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? तो 1930 हो जाएगा, दांडी यात्रा। गांधी जी किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, जो किए थे कौन? तो गांधी जी। 1930 में दांडी, इसमें नमक के कानून पर जो टैक्स लगा था उसको ख़त्म करने के लिए। 57 नंबर है 57 गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे और 1913 में किए थे वो। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। 58 नंबर 58 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा था व्योमेश चंद्र बनर्जी, या कहीं कहीं पर BC बनर्जी दे देगा, BC बनर्जी, या पूरा नाम हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 59 देखते हैं 59 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसको करने वाले थे A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज थे। तो A.O. ह्यूम हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला हुआ था 1885 में। 60 नंबर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता। 61 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें गांधी जी को जो उपाधि मिला था, सरनेम, वो गांधी जी लौटा दिए थे, वो था कैसरे हिंद। 62 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की अगर दे देगा रविंद्रनाथ टैगोर, नाइटहुड में रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कैसरे हिंद, तो वो गांधी जी लौटाए थे, कैसरे हिंद गांधी जी लौटाए थे, और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर लौटाए थे इस घटना के बाद। 63 नंबर है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में। जूट मिल बंगाल में हुई थी।
64 नंबर है बंगाल, ये यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं अगला, कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को बोलते हैं, TISCO, टिस्को। ये बंगाल नहीं होगा, बंगाल क्वेश्चन गलत इसमें आ गया है, तो 1907 हो जाएगा। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, तो वो 1907 हो जाएगा, 1907। 65 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स। 66 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 67 नंबर, 67 में है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995, 1995। 68 नंबर है, जेम्स वाट ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का। 69 नंबर सवाल है, 69, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति किसका शोषण किए थे, श्रमिक वर्ग का। 70 नंबर है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग, 70 का। 71 नंबर है, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो सिख गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। अक्सर इस पर सवाल पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह पे, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। 72 नंबर 72 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन में बेचती थी, वहाँ व्यापार करती थी अफीम का। ये एक नशा का चीज़ होता है अफीम। 73 नंबर, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, ब्रिटेन में, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में। 74 नंबर 74 में, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाए जाते थे, पश्चिम क्षेत्र से। 75 नंबर, ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944, 1944 में। 76 नंबर है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है, तो दशक पूछेगा 1990, वर्ष पूछेगा 1991। दशक में हमेशा जीरो आता है, इसलिए दशक पूछेगा 1990 में, भारत में कब हुआ था, 1991 में। और दशक पूछेगा भारत में तो 90 ही हो जाता है, दोनों भारत का ही है। 77 नंबर, किस देश में ने न्यू डील नीति लागू किया था, तो अमेरिका। न्यू डील कौन लागू किया था, अमेरिका। 78 78 नंबर है, मुद्रण कला छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। मुद्रण कला कहते हैं किसी भी चीज़ को छापने में, पेपर में जो छपता है कोई भी चीज़, तो ये सबसे पहले चीन में छपा था, तो मुद्रण कला की छपाई सबसे पहले चीन में हुई थी। 79 नंबर देखते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। 80 नंबर सवाल है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेज़ लोग लगा दिया था भारतीय समाचार पत्रों पर, ताकि वो सरकार के खिलाफ नहीं छाप सके। तो ये एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी। और याद रखना आप लोगों को कि अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में छपती थी, बंगला भाषा में, अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में। 81 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो सबसे पहले बाइबिल की। 82 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था, ये किस भाषा में किया था, तो बंगाल। सबसे पहले याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा पत्रिका, नाम से नहीं जाइएगा, मराठा पत्रिका है, लेकिन अंग्रेज़ी में छपती थी। इसको लिखने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, यही इसके जो प्रकाशन करने वाले थे। 83 नंबर 83, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, आंसर हो जाएगा चीन में। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार बोले, मुद्रण कला का बोले, सीधा चीन। 84 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, रामकृष्ण वर्मा। हिंदुस्तान रिव्यू का रामकृष्ण वर्मा। अब ज्योग्राफी का देख लेते हैं महत्वपूर्ण सवाल सबको। 85 नंबर सवाल जगह, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये हम लगातार दे दिए, लेकिन ज्योग्राफी का ये पहला सवाल है, लेकिन ये 85 नंबर पे है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते, ये जिमरमैन का। 86 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा मतलब वैसी मिट्टी जहाँ पर कोई भी चीज़ का फसल, कोई भी फसल उगेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, जहाँ बालू सब है, बंजर ज़मीन सब है, तो ये राजस्थान में है। 87 नंबर, 1993 में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1993 में, रियो डी जेनेरो में। ये ब्राज़ील का राजधानी है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की राजधानी।
88 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा, काली मिट्टी, मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। 89 नंबर है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है। 90 नंबर सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। पुरानी पूछेगा बांगर, और नई पूछेगा खादर। आपको सिर्फ यही ध्यान देना, पुरानी मतलब बांगर और नई मतलब खादर। 92 नंबर, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी सबसे अच्छे अगर कोई उपज होता है इसमें तो कपास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन, जिसे सूती कपड़ा सब बनता है, तो कॉटन जो होता है कपास काली मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है, और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद अगर है तो वो गुजरात में इसका उत्पादन ये होता है, खेती होता है। 93 नंबर है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में। मैंग्रोव वन पूछेगा सुंदरवन। 94 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा मतलब जहाँ बालू है, बंजर है, जहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकता है, ऐसा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान में है। कुछ हिस्सा आपका गुजरात में, लेकिन सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। 95 नंबर, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड में प्रचलित है। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है कि एक पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी की तरह काट काट के उस पर खेती किया जाता है, ताकि जो पानी का जो बहाव होता है वो उसका रफ्तार कम हो सके, अब फसल को नुकसान नहीं पहुँचे। 96 नंबर है, किस राज्य में वृक्ष का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक वृक्ष है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है हरियाणा में, लेकिन पूछता कि सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। 97 नंबर, कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल एक बार एग्ज़ाम में दे दिया था, वहाँ पर चावल नहीं देगा। धान भी उसी को बोलते हैं, धान इंग्लिश में पैडी को बोलते हैं, और चावल को बोलते हैं राइस, लेकिन होता है धान से ही चावल निकलता है। तो आंसर में धान होगा तो दे दीजिएगा धान, चावल होगा चावल ही होगा, धान तो उसी का रूप है। या जूट दे देगा तो जूट, कभी कभी दे देता है कि न धान दे देगा न चावल देगा, सीधा ऑप्शन में जूट डाल देता है, और बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपको ध्यान बस यही देना है कि अगर चावल देगा तो चावल भी खरीफ फसल है, धान तो है ही, धान उसी का रूप है, धान या जूट। 98 नंबर देखते हैं, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये हो जाएगा आर्सेनिक। 99 नंबर, 99 सवाल है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो ये तो बच्चे वाला सवाल है, इसको तो बोलते हैं नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं जल की उपस्थिति के कारण। 100 नंबर सवाल है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? नहीं होगा यहाँ पर, निहित। निहित मतलब बॉडी के अंदर मनुष्य के पानी कितना है, तो ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो ये जाएगा क्या चीज़ कि कितनी मात्रा बॉडी के अंदर है, निहित है, तो इसका आंसर जाएगा 65%, जिसको लिख सकते हैं 0.65 लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में जहाँ निशान रहेगा 65 ही होगा, 65। 101 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? आंसर होगा तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। 102 नंबर है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। देश के बांधों को भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। 103 नंबर है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की तो गोदावरी हो जाएगा। 104 नंबर है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। उपनाम बोलते हैं निक नेम को, किसी का दूसरा नाम, जो घर में जैसे रखा जाता है किसी बच्चे का, तो उसी तरह इस नदी का भी नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसको सांगपो बुलाया जाता है, और ये कहाँ बुलाया जाता है? तिब्बत में। 105 नंबर है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। 106 नंबर है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन आ जाएगा, तो कृष्ण नदी, याद रखा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन कृष्णा नदी। 107 नंबर, हीराकुंड बांध बना है? हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। 108 नंबर हो जाएगा, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में। 109 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो मध्य प्रदेश। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग के उपचार के लिए, तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर के लिए टैक्सोल। 111 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या आ जाएगा? मयूर, पीकॉक, जिसको मोर बोलते हैं।
तो अगर मयूर नहीं ध्यान में रहता है, बहुत सारे बच्चे को मोर पढ़े हुआ रहता है, तो इंग्लिश में देख लिया कीजिए। बहुत सारे आंसर में आप लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इंग्लिश का जो नीचे लिखा रहता है तो पीकॉक का पीकॉक ही होता है। 112 नंबर है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। 113 नंबर सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 114 नंबर सवाल है 114, कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है मलेरिया रोग के लिए दवा बनता है, कुनैन। 115 नंबर, कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। 116 नंबर है, काजीरंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा असम में, काजीरंगा असम में। और एक और सवाल बता दे रहे हैं, एक सींग वाला गेंडा भारत में असम में मिलता है, वो भी काजीरंगा जैव मंडल में, जहाँ अभ्यारण्य जो खुला हुआ है। तो ये असम में हो जाएगा। एक सींग का गेंडा भी असम में होगा जो काजीरंगा में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। 117 नंबर है, चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। 118 नंबर है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग की जननी जो कहा जाता है वो लोहा को, क्योंकि लोहा के बिना कोई भी उद्योग पनप ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। 119 नंबर है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा अबरक के लिए है। और धनबाद आता तो कोयला हो जाता, झरिया धनबाद ये सब कोयला के लिए मशहूर है, लेकिन कोडरमा अबरक के लिए। 120 नंबर, इनमें से कौन लॉ अयस्क नहीं है? नहीं पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, लेमोनाइट। तो इसमें से 3 जो है लोहा का किस्म और 1 नहीं है। बोला नहीं पूछ रहा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है वह कोयला का सबसे अच्छा किस्म है, लोहा का नहीं, कोयला का। एंथ्रासाइट एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म या उत्तम किस्म कौन सा है, तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। और लोहा का पूछेगा तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट ये सब लोहा का प्रकार है। 120 के बाद देखते हैं 121 नंबर, यूरेनियम दिया हुआ, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल जो होता है वो जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, ये बहुत महंगा होता है यूरेनियम। 122 नंबर, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। सर आ भी गया वो सवाल, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। 123 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आंसर हो जाएगा असम में, सबसे ज़्यादा तेल भंडार असम में है। 124 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा। 125 नंबर है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट के कारोबार में इसका काम होता है। 126 नंबर है, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। 127 नंबर, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? आंसर होगा असम में। 128 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो हीरा। हीरा से कठोर कोई भी नहीं। और आज साइंस के एक सिटिंग में, पहले सिटिंग में पूछा भी गया ये वाला सवाल, साइंस में, ये सोशल साइंस में भी ये सवाल रहता है। तो सबसे कठोर खनिज हीरा है। 129 नंबर सवाल है, गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो अंकलेश्वर, गुजरात का अंकलेश्वर। या क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात में तेल का जो ये केंद्र है वो कौन सी जगह पर है? तो अंकलेश्वर में। 130 नंबर, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई के निकट। और एक और सवाल बता दें, अगर सौराष्ट्र आ जाएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सौराष्ट्र कहाँ है? तो गुजरात में। सौराष्ट्र भी गुजरात में है और अंकलेश्वर भी गुजरात में। 131 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत जो पुराने ज़माने से होता हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, परमाणु खनिज, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर परमाणु ये पारंपरिक ऊर्जा खनिज स्रोत नहीं है, इसका हो जाएगा पवन ऊर्जा। 132 नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये जगह सतलुज नदी पर, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर। 133 नंबर है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी हो जाएगा। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। बरौनी अपने बिहार में है। 134 नंबर है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
135 नंबर, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर गुजरात में है। ये भी सवाल आता है बार बार, जामनगर तेल शोधक कारखाना ये गुजरात में। 136 नंबर है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 137 नंबर है, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई आ जाएगा तो याद रखना है सिर्फ आपको कि खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है ये, यहाँ खनिज तेल सब मिलता है। कहाँ? मुंबई हाई में। 138 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ये जगह पुनः पूर्ति योग, ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग, ये खत्म होने वाला नहीं है, कंटिन्यू जो चलता रहेगा उसको पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? ये हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, जिसको सोलर लाइट सोलर एनर्जी बोल सकते हैं। 140 नंबर है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय का मतलब क्या हो जाता है कि जिसको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा बनने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, उसको नवीकरणीय नहीं बोलते हैं। यानी एक बार ख़त्म हो गया दोबारा उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा। तो इसमें बोला कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, तो इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें गलत है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि इसमें कौन सा स्रोत ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है, होना चाहिए नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है? तो कोयला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कोयला को जला देंगे राख हो जाएगा, राख से फिर कोयला नहीं बना सकते, यानी इसको बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन हवा ख़त्म होने वाला है नहीं, सौर ऊर्जा मतलब सन का लाइट कभी ख़त्म नहीं होगा, और जल भी नहीं होगा। तो कोयला जो है यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन गलत था कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है, मतलब अनवीकरणीय पूछ रहा है। तो अनवीकरणीय बोले या नवीकरणीय नहीं है, एक ही बात है, कोयला हो जाएगा। 141 नंबर, सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, सिंगरौली में मध्य प्रदेश सीधा। 142 नंबर, नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में। नवगांव गुजरात में। 143 नंबर, पंजाब किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो गेहूँ हो जाएगा, पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति में पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गेहूं का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। 144 नंबर है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के टाइम में अब बारिश भी होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा बारिश या वर्षा या पानी जो भी बोल दे, तो किस फसल के लिए उपयोगी होता है? वो है धान के लिए। चावल बोले धान बोले एक ही चीज़। 145 नंबर है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। 146 नंबर, कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा भारत में अगर चाय होता है वो असम में। 147 नंबर, कौन सा फसल रबी फसल है? तो रबी फसल इसमें से कौन सा है? चना हो जाएगा। 148 नंबर, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का जो उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूछेगा आंध्र प्रदेश, ध्यान देना, दक्षिण पूछेगा तब। 149 नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। 150 नंबर, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा कपास के लिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, कॉटन। 151 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा पेय फसल है? पेय फसल का मतलब जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय। ऑप्शन में आपके कॉफ़ी रहेगा, कॉफ़ी दे दीजिएगा, चाय रहेगा, चाय दे दीजिएगा। 152 नंबर है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। 155 नंबर है, भारत में कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है मतलब ऐसा फसल जिसको हम एक बार ज़मीन के अंदर लगा दिए ज़मीन पर और उसके बाद क्या हुआ कि सालों साल उससे उत्पादन। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूँ हो जाएगा, क्योंकि गेहूँ का उत्पादन जो किया जाता है किसान अपने खाने के लिए करता है, और बाकी जितना भी फसल इसको एक बार लगा देने के बाद कई सालों तक किसान इससे बेच करके बिजनेस के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये सब हो गया कैश क्रॉप्स बोलते हैं इसको। चाय हो गया, गन्ना हो गया, रबर हो गया, इसको स्टोर करके घर में नहीं रखा जाता है बल्कि इसको बेच दिया जाता है। लेकिन गेहूं को घर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि इसका भोजन के रूप में इसका यूज़ कर सके। तो रोपण फसल क्या होता है? एक बार लगाने के बाद कई सालों तक उससे पैदावार लिया जा सकता है। तो इसमें कौन नहीं लिया जा सकता? गेहूँ हो जाएगा।
156 नंबर सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो प्रमुख खाद्य फसल का मतलब खाद्य फसल जहाँ आ जाए, ये खाद्य फसल जहाँ पर भी आ जाए तो समझ ले वो खाने वाला, जिसको हम लोग रोज़ खा करके रोज़ खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेहूँ हो जाए, तो धान हो जाए, चावल हो जाए, कुछ भी। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल लेकिन पूछ रहा है, प्रमुख मतलब सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? धान। सबसे ज़्यादा भारत में धान का इस्तेमाल होता है, चावल जिसको बोलते हैं। 157 जायद फसलें किस ऋतु में उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के टाइम में जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में। 158 नंबर, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। केरल का मतलब ही निकलता है नारियलों का प्रदेश या देश, तो आंसर हो जाएगा केरल, नारियल प्रदेश। 159 159 नंबर सवाल देख लेते हैं कि दाल किस पौष्टिक का स्रोत है? दाल से, जो दाल हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या हम लोगों को मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। कोई भी दाल अगर हम लोग खाते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? प्रोटीन मिलता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 160 नंबर हो जाएगा, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। जो भी देगा आंसर बजेगा पूर्वोत्तर, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर में झूम खेती होती है। 161 नंबर है 161, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो नहर का जो सबसे अच्छा सिंचाई का साधन है वो है रोहतास में, बिहार के रोहतास में। 162 देखते हैं, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल पूछ रहा है जो गर्मी के टाइम में लगाया था, बरसात और गर्मी के बीच में, तो वो हो जाता है चावल। चावल या धान दे दे, एक ही चीज़ है, तो खरीफ फसल चावल हो जाएगा या धान हो जाएगा। 163 नंबर है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर रेशम कीड़ा पालन। 164 नंबर है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन नगर या सिलिकॉन वैली। 165 नंबर है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि आखिर क्या वजह था जो कि मुंबई में सूती वस्त्र का लगाया गया था फैक्ट्री? तो देखिए 4 इसमें ऑप्शन रहेगा। मुंबई एक पत्तन है, पत्तन मतलब जहाँ पर कि व्यापार के लिए जहाज सब आ जा सकता है, पानी वाली जहाज। नंबर दूसरा हो जाएगा, यह कपास उत्पादन क्षेत्र में के निकट स्थित है। तीसरा होगा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ऐसे भी अगर एग्ज़ाम में अगर आप 40 ही बनाना रहता है क्वेश्चन, मान लीजिए 40 नहीं बना पाएँ तो 35 ही बना पाएँ, तो आप ढूंढिए क्वेश्चन में जहाँ भी इनमें से सभी रहेगा या उपयुक्त सभी रहेगा, 99% चांस है कि वो क्वेश्चन का आंसर सही होगा। जहाँ पर भी मिल जाए उपयुक्त सभी या इनमें से सभी, ट्राई करके देख लीजिएगा एग्ज़ाम में। 166 नंबर है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो हो जाएगा बेंगलुरु या बेंगलोर, अभी नया नाम इसका बेंगलुरु पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जननी या राजधानी। 167 नंबर है, हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता रिसड़ा हो जाएगा। 167 नंबर का कोलकाता रिसड़ा। 168 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये जगह मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल में जो गैस जो रिसाव हुआ था तो उसमें कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये किस वर्ष हुआ था? 1984 में, 1984 में। बहुत सारा आदमी इसमें मर गया था, 10-20 हज़ार से हमको लग रहा है। 169 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग मतलब जिसमें कम पूंजी यानी कम पैसा लगता हो, उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं हो। तो देखिए, चीनी उद्योग के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कागज़ उद्योग के लिए भी चाहिए, और विद्युत उपकरण जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता है उसके लिए भी बड़ा फैक्ट्री चाहिए। लेकिन खिलौने उद्योग के लिए कोई बड़ा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होता, ना बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। इसलिए खिलौना उद्योग या कोई भी छोटा उद्योग दे देगा, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन बड़े पैमाने का उद्योग है और कौन छोटे पैमाने का, जिसमें कम पूंजी लगती हो और जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती हो। तो खिलौना हो जाएगा। 170 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब जिसको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, चीनी, सीमेंट, अबरक और लोहा इस्पात। तो इसमें खाने के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे? चीनी। सीमेंट तो नहीं ना खाइएगा, तो इसलिए उपभोक्ता उद्योग में मत दे दीजिएगा, सीमेंट, अबरक, लोहा ये सब नहीं दीजिएगा, सीधा चीनी दे दीजिएगा। और कोई फसल हो खाने वाला हो तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, जो भी ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 171 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अब कृषि पर आधारित नहीं है मतलब खेती करके इसको नहीं उपजा सकते हैं, मतलब यही है इसका। देखिए सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो इसमें
सूती कपड़ा भी, जो सूती जो कॉटन जो होता है वो भी ज़मीन मतलब पौधा इसका होता है, तब कॉटन से रुई से धागा बनता है। सीमेंट नहीं होता, सीमेंट के लिए कोई खेती नहीं होता है, कोई भी खेत में सीमेंट नहीं होता। चीनी गन्ना से हो सकता है, जूट वस्त्र जूट से बनता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान इस पर देखिएगा कि सीमेंट उद्योग हो जाएगा कि ये किस पर आधारित नहीं है, कृषि पर। 172 नंबर 172, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जहाँ जाए सड़क मार्ग दे दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे? सड़क से। 173 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का, मुंबई का बंदरगाह। बंदरगाह किसको बोलते हैं? जो समुंदर होता है और उसके जो किनारे आकर के जो बड़ी बड़ी जहाज लगती है आकर के किनारे में, पानी वाली जहाज, उसको बंदरगाह बोलते हैं। 174 नंबर, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 17, इसका 17 जोन है भारत में रेलवे का। 175 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो सबसे लंबी सड़क, जो सबसे ज़्यादा सड़क है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। 176 नंबर, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है, तो वह है रोहतास। 177 नंबर है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। 178 नंबर है, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय में है, कांवर झील बेगूसराय में। 189 नंबर, इनमें से कहाँ नलकूप से खेती सिंचाई होती है? तो नलकूप से सिंचाई मतलब खेत में पानी को डालने को सिंचाई बोलते हैं, ये नालंदा। 180 नंबर, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार में जूट जो है वो गिरावट आ रहा है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होता है। आंसर क्या होगा? गिरावट हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, बल्कि जूट का उत्पादन बिहार में घट रहा है। 181 नंबर है, बिहार में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, मतलब बिहार में कहाँ पे तंबाकू ज़्यादा पैदा किया जाता है, उपजाया जाता है? तो वह है गंगा का उत्तरी मैदान। 182 नंबर है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था? 1955। 183 नंबर है, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? यह जगह वाल्मीकि नगर में, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर। 184 नंबर, कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? स्थान, तो स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा। ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 185 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत जो परियोजना है वो भागलपुर में है, और नालंदा विश्वविद्यालय भी भागलपुर में है। रेशमी नगर भागलपुर को कहते हैं। 3 चीज़ को बस आप ध्यान दीजिएगा, रेशमी नगर पूछेगा भागलपुर, कहलगांव तापीय विद्युत भी भागलपुर में है। 186 नंबर है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर में लीची बहुत फेमस है। 187 नंबर, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग है? तो हाजीपुर हो जाएगा। 188 नंबर, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिगरेट जो होता है उसका कारखाना मुंगेर में है, और गन फैक्ट्री भी है, बंदूक का फैक्ट्री भी मुंगेर में है। 189 नंबर, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थापित है? जमालपुर में। सबसे पुराना बिहार में, भारत की बात करें तो सबसे पुराना वर्कशॉप यहीं है, जमालपुर में ही पहला खुला था। 190 नंबर देखते हैं, बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में खाद कारखाना। 191 नंबर, अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में है? तो ये जगह समस्तीपुर, अशोक पेपर मिल समस्तीपुर। 192 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन थी, सबसे पहले बिहार की कौन सी रेलवे लाइन बिछी थी? वो था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 193 नंबर, बिहार मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर हो जाएगा, मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 194 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये जगह राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर में। देखते हैं मंदार पर्वत, मंदार हिल जिसको बोलते हैं, बिहार के किस जिला में है? ये आंसर जगह बांका में, भागलपुर नहीं होगा, ये बांका होगा। तो मंदार पर्वत बांका में है, बांका जिला में। 196 नंबर है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? यह जगह महेंद्रू घाट। 197 नंबर, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। 198 नंबर 198 देखते हैं, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? गंगा के द्रोणी में, गंगा के द्रोणी में। 199 नंबर, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो बिहार से होकर कौन सा नहीं बहती है? गंगा बहती है, कोसी भी, और गंडक भी। गोमती नहीं बहती है, गोमती नदी
आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर। सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में हाजीपुर केला के लिए। 201 नंबर है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा जिला भारत में, ये बिहार में। बिहार में टोटल जिला कितना है? 38, 38। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा अगर नगर पूछेगा तो वो पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर बिहार में पटना। अब भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। 202 नंबर है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? आंसर होगा पटना। सबसे अधिक आबादी पटना में है। 203 नंबर सवाल है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। 204 नंबर, वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? सोनपुर। वैशाली जिला सोनपुर। 205 नंबर सवाल है, भी आकार का समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति को प्रदर्शन करने के लिए खींची जाती है? ये जगह नदी घाटी भी की तरह बना हुआ रहेगा, तो ये नदी घाटी को दर्शाता है इस तरह से भी। 206 नंबर, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया था? मरुभूमि को, जैसे रेगिस्तान हो गया राजस्थान वाला एरिया सब, तो उसको पीला रंग से, मरुभूमि को पीला रंग से। 207, उच्च प्रदर्शन में सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो उच्च प्रदर्शन के लिए कंटूर या समोच्च रेखा, दो में से कोई सा भी एक रहेगा, कंटूर या समोच्च रेखा। 208 नंबर, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। नीला रंग जब भी आ जाएगा तो वो जल ही को कहेंगे। 209 नंबर है, किस विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिखता है? ये जगह हैस्यूर विधि। 210 नंबर, मानचित्र पर समोच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो बादामी रंग से। समोच्च रेखा का रंग जो दिखाया जाता है वो बादामी रंग से। 211 नंबर स्टार्ट करते, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो 211 नंबर का पहला मतलब क्वेश्चन ये पॉलिटिकल का हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? हो जाएगा पंचायती राज संस्था। 212 नंबर, बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%। बिहार एक ऐसा भारत में राज्य है जहां औरतों के लिए 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। 213 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को व्यस्क मताधिकार प्राप्त किया गया है। यहाँ व्यस्त नहीं होगा, व्यस्क होगा। व्यस्क मतलब एडल्ट। यहाँ पर क कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1918, 1918। 214 नंबर है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। 215 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। 216 नंबर है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। यह 15 नंबर की है, 15वां नंबर। पहला नंबर थे राजेंद्र प्रसाद, पहला भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अभी 15वां नंबर पे। 217 नंबर है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा में ये सब का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। 218 नंबर है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय एवं राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो ये न्यायालय। 219 नंबर, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। 220 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 221 नंबर है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए। सर लगभग भारत में हर चीज़ 5 साल है। राज्यसभा में 6 साल होता है। 222 नंबर, पटना नगर निगम की प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। पटना नगर निगम का जो प्रधान होगा उसको बोलेंगे महापौर, मेयर। मेयर दे दे, महापौर दे दे, देख लीजिएगा। 223 नंबर, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। पहले 29 था, अब 28 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 8। केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। 224 नंबर, बिहार में पंचायत राज संस्था है 3 स्तरीय, कभी कभी देता है त्रिस्तरीय। तो त्रि मतलब भी 3 ही होता है, तो 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय बिहार में पंचायती राज। भारत में भी पूछेगा तो त्रिस्तरीय, चाहे भारत पूछे या बिहार पूछे। 225 नंबर है कि बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलीविया में जो संघर्ष हुआ था वो पानी की कीमत में वृद्धि के लिए, पानी का दाम बढ़ाया गया था, तो इसके लिए पूरा सा यहाँ पर आंदोलन होना शुरू हुआ था। ये अमेरिका के साइड में है। 226 नंबर,
ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंध्र प्रदेश से है। 227 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। 228 नंबर, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003। जनता पार्टी का गठन 2003। 229 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी काशीराम। 230 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ध्यान बस देना आपको, दो ही पर लागू होगा, वो होगा सांसद पर या विधायक पर। दो ही पर होता है, सांसद या विधायक पर दल बदल कानून। 231 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? महेंद्र सिंह टिकैत सबसे प्रमुख नेता किसान यूनियन के। 232 नंबर, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो पहली ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में, वो थी मोरारजी देसाई। 1977 में बना था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। 233 नंबर, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह, या चुनाव छूट गया, चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखते हैं, किसी का हाथ छाप पंजा छाप होता है, किसी का कमल छाप, किसी का झाड़ू छाप, ये सब कौन देता है, प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग। जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको चुनाव चिन्ह कौन देगा? निर्वाचन आयोग। 234 नंबर, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। राजनीतिक दल का गठन ब्रिटेन में। 235 नंबर सवाल, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 1948 को। भारत हुआ था 1947 को, 1947 को 15 अगस्त 1947, और श्रीलंका 1948। 236 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून बने हैं 2005 में। सूचना का अधिकार 2005। 237 नंबर है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आंसर होगा राजस्थान से। ये कब हुआ था? 2005 में। 2005 राजस्थान। 238 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ की कटाई को रोकने के लिए सरकार जो आदेश दिया था पेड़ को काटने के लिए, उसको रोकने के लिए सारे महिला पुरुष वहाँ पर पेड़ से लिपट गए थे ताकि पेड़ को कटने से बचाया जा सके। इसकी अगुवाई कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। 239 नंबर सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल कौन लगाया था? इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री थी। 240 नंबर, राजनीतिक दल की नियम सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो ब्रिटेन में। राजनीतिक दल का नींव होगा, नियत नहीं होगा, नींव, यानी सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन कहाँ हुआ था? तो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन था। सबसे पुराना संसद भी ब्रिटेन में है। 241 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन कौन कहा था? तो ये तो बहुत पूछा हुआ सवाल है, अब्राहम लिंकन। 242 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? एग्ज़ाम में कभी कभी यही दे देता है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2009। अगर ये पूछ लेगा 14वीं लोकसभा तो 5 साल घटा दीजिएगा 2009 में, और अगर 16वीं पूछेगा तो 5 साल जोड़ दीजिएगा। बस 5 साल के लिए कोई भी सरकार चुन के आती है। इसी लोकसभा से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, 15वीं पूछेगा 2009, अगर पीछे का पूछ ले 14वीं तो 5 साल घटाइएगा, और 16वीं यानी 1 साल, इसमें 15 के बाद 16 दे देगा तो 5 साल इसमें बढ़ा दीजिएगा। 243 नंबर है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी अगर राज्य पूछेगा तो बिहार में, और पूछेगा लिच्छवी जो है बिहार के किस जिला में है? तो वैशाली। दोनों याद रखिएगा कि लिच्छवी वैशाली में है, लेकिन अगर राज्य पूछेगा बिहार। 244 नंबर सवाल, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में एक ही जगह देखने को मिलता है, वो है स्विट्जरलैंड में। 245 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का अलगाववाद। 246 नंबर, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? बोलीविया में। अब इकोनॉमिक्स का सवाल सब देख लेते हैं। पहला नंबर पे तो यही सवाल है, लेकिन कंटिन्यू लिख दिए हैं तो इसलिए 247 पे दिख रहा है। तो पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका नाम बदल दिया गया, अब नीति आयोग कर दिया गया। वो भी कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 248 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था
मिश्रित है। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। 249 क्वेश्चन में है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 250 नंबर सवाल है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं, 3 हो जाएगा। 251 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनी मिलकर काम करती है। 252 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। 253 नंबर, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की किसको कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। अगर कृषि में दे दे यहाँ पर मछली पालन या दे दे मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैसा रिलेटेड कोई भी काम जो गांव देहात में होता है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र में आएगा। 254 नंबर है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? ये जगह उद्योग क्षेत्र। 255 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य कौन सा है जो डेवलप नहीं कर सका है? वो है बिहार। तो ऑप्शन जगह इसमें सी नंबर पे देखिए, बिहार है, ये पिछड़ा हुआ राज्य है। 256 नंबर, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को साल भर में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है? 100 दिन के लिए। पहले नरेगा नाम था, अब मनरेगा हो गया। 100 दिन का रोजगार। 257 में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन। 258, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसी देश को क्या कहते हैं? विकसित देश, डेवलप कंट्री। 259 नंबर है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेज ने। 260 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें तीनों हो जाएगा, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर जो इनमें से सभी रहता है वही आंसर होता है अक्सर, 99%। 261 नंबर है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले इसका नाम था योजना आयोग। 262 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का पूछ रहा है, शिवहर हो जाएगा। 263 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। सबसे अधिक पर जो बात करते हैं तो अब पटना क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। 264 नंबर है, भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। 265 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर होगा गोवा का। 266 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य प्रमाणिकता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO बोलेंगे इसको। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलती है, भारत की नहीं होगा, भारत में होगा। 267 नंबर, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम सबसे अच्छा माध्यम मुद्रा होता है, मुद्रा से ही लेन देन किया जाता है, यही सबसे अच्छा माध्यम होता है। 268 नंबर है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा हो जाएगा। 269 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही भारत में नोट जारी करता है, ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक। जो कोई भी अगर नोट उठा के देखिएगा आप, 5 का, 10 का, 100 का, सब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, वही नोट जारी करता है, छापता है। 270 नंबर है, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 271 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। 272 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई को। चाहे वो सेबी होगा तो वो भी मुंबई में होगा, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो भी मुंबई में। 273 नंबर है, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन महाजन होता है। गैर संस्थागत किसको बोलेंगे? जिसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं होना, वो सरकार का कोई उसमें आदमी होगा न सरकार की कोई संस्था, तो गैर संस्थागत जो गांव के महाजन होते हैं। 274 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 275 नंबर, कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू से याद रखिएगा, बी से बिहार याद रखिएगा, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आर से हो जाएगा राजस्थान, और यू से लिखिएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, और एक और राज्य को जोड़ लीजिएगा उड़ीसा। लेकिन इसमें मेन जो राज्य हो जाएगा, बोला बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक। कर्नाटक कहीं भी नहीं आ रहा बीमारू में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ये नहीं है। 276 नंबर, शेयर बाजार का नियामक संस्थान क्या होता है? सेबी। सेबी मतलब सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 277 नंबर सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी सेवा मतलब जो सरकार सेवा नहीं देती है। तो सरकार तो सेवा देती है, रेल सेवा, सैन्य सेवा, आर्मी पुलिस भी सरकार देती है, रेल सेवा भी देती है, वित्तीय सेवा भी देती है, लेकिन मॉल सेवा, रेल सेवा को काट दीजिएगा, रेल सेवा तो सरकार देती है, गलत यहाँ पे ये नहीं होगा। तो मॉल सेवा मतलब जो आप देखते होंगे अपने गांव में, ये अपने मोहल्ले में या शहर में
बड़ा बड़ा जो दुकान खुलता है जिसमें सारा सामान मिलता है वो मॉल कहलाता है। तो वो मॉल सरकार नहीं खोलती है, वो बिजनेसमैन सब अपना दुकान सब खोलता है। ठीक है, तो ये तीनों के अलावा क्या हो जाएगा, मॉल सेवा। तो आंसर में क्या होगा, मॉल सेवा। 278 नंबर सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 4 हो जाएगा, वैश्वीकरण का 4 अंग होता है मुख्य। 279 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में होगा। 280 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो याद रखना है आप लोगों को कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सभी सम्मिलित किया गया था, मतलब शामिल किया गया था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 281 नंबर है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता, 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी सामान खरीद लीजिएगा और वारंटी पीरियड में और दुकानदार घुमाने से मना कर रहा है तो आप कहाँ जाके केस कीजिएगा, उपभोक्ता फोरम में। तो यहाँ पर आपको 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगा, फ्री में आपका यहाँ पर शिकायत को सुना जाएगा। तो कोई शुल्क नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, कोई शुल्क, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी नहीं। 282 नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? हो जाएगा 1986, 1986। 283 नंबर, 283 देखते हैं कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है ये हॉल मार्क से। हॉल मार्क मतलब अगर हम देखते हैं कोई भी सोना चांदी को, उसमें एक डिज़ाइन बना हुआ रहता है। डिज़ाइन मतलब जो कंपनी की तरफ से रहता है, उसकी शुद्धता की पहचान वो बताता है, उसको बोलते हैं हॉल मार्क। और हॉल मार्क देख के ही सोने के आभूषण खरीदना चाहिए। 284 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हो जाएगा 15 मार्च को। 285 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 286 नंबर, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। 287 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 288 नंबर, उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कौन सा मार्क देखना है? मार्क समझते हैं, कोई भी पैकेट का कोई सामान हो या सोना चांदी खरीदना हो, सब में एक डिज़ाइन बना रहता है जिसकी मतलब वो शुद्धता को बताता है। जैसे ISI लिखा रहेगा, कहीं वुल मार्क रहेगा, कहीं हॉल मार्क। तो तीनों होना जरूरी है। एग मार्क भी, एग मार्क खाने वाले सामान, खाद्य पदार्थ में एग मार्क जो हम लोग खाते हैं उसमें एग मार्क निशान मिलेगा। वुल मार्क मिलेगा स्वेटर सब में, कपड़े सब में। हॉल मार्क मिलता है सोने चांदी के आभूषण में। और उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब ये तीनों चीज़ देख करके उपभोक्ता कोई भी सामान को खरीदता है। अब आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी हो जाएगा ये इसका पहला सवाल, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ये नेचर की तरफ से आता है, ऊपर वाले की तरफ से। अभी आया तुर्की में जो भूकंप, तो किसकी वजह से आया था? वो भी कुदरत की वजह से, इसको बोलते हैं प्राकृतिक। 290 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण महाराष्ट्र में भूकंप आने का सबसे मेन कारण बना। 291 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। और कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? 1 से लेकर 10 तक। 10 के ऊपर नंबर नहीं होता है रिएक्टर स्केल में नापने के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि 1 से 10 तक अगर देगा तो वो भी दे सकते हैं आंसर, अगर एग्जाम में आएगा तो। 292 नंबर है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति की तरफ से आता है वो नहीं। तो उसमें कौन नहीं आता प्राकृतिक की तरफ से? सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है। लेकिन आतंकवाद आदमी लेके आता है, गोली बम लेके आता है, तो इसका मतलब ये आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। 293 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। 294 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? हो जाएगा उत्तरी बिहार। 295 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण। 296 नंबर है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या हो जाएगा? वर्षा जल का संग्रह, पानी के को जमा करना। 297 नंबर है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। 298 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये तो खैर बार बार सवाल आता रहता है इस एग्जाम में, तो कोसी नदी को। 299 नंबर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल में दामोदर हो जाएगा। 300 नंबर सवाल हो जाएगा, 300 नंबर में है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज हो जाएगा। 301 नंबर है, भारत में कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया जोन को? तो 5 जोन है, 5 क्षेत्र में बांटा गया है। 302 नंबर सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। जब भी सुनामी का नाम सुनिएगा समझ जाइएगा समुद्र से या महासागर बोले, उसी के तली में यानी नीचे वाले एरिया में जो भूकंप आता है उसी को सुनामी बोलते हैं। और हम लोग जो ज़मीन पे जैसे हम लोग रहते हैं तो ज़मीन पर अगर भूकंप आएगा तो उसको सुनामी नहीं बोलेंगे, समुद्र में जब सुनामी भूकंप आएगा तभी सुनामी बोलते हैं उसको। 303 नंबर है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग है।
3 ही तरह का तरंग होता है, PLS सबसे खतरनाक, लेकिन एल होता है। 304 नंबर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो भूकंप का तरंग जो पहुंचता है उसको बोलते हैं पी तरंग। सबसे पहले कौन आएगा? पी तरंग। 305 नंबर सवाल है, भूकंप क्षेत्र, भूकंप के केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप जहाँ पर आ रहा है उस एरिया को क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। 306 नंबर है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहाँ सुरक्षित हो, ऊंचे जगह पर जाना चाहिए। 307 नंबर, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जिसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। 308 नंबर है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी अगर किसी को आग लग जाए तो पहले क्या करना चाहिए? उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसको आराम मिले। 309 नंबर है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन रहेगा। अगर एग्जाम में सार्वजनिक टेलीफोन नहीं देगा तब मोबाइल होगा, लेकिन अगर सार्वजनिक टेलीफोन रहता तो बुक में यही दिया हुआ है आप लोगों के। 310 में देखते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर संवेदी के लिए मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, इसको मौसम विज्ञान। 311 नंबर, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग अभी मोबाइल हो रहा है, हर घर में हर हाथ में आपको मोबाइल नज़र आएगा, तो इसलिए सबसे अधिक क्या हो जाएगा? मोबाइल। 312 नंबर सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने से का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार अगर बाधित हो रहा है तो केबल टूट जाता है, जब तार टूट जाएगा तो कनेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसको बोलते हैं सामान्य संचार को बाधित होने में केबल का टूट जाना। 313 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप हो जाएगा। 314 नंबर है, रिंग बांध किस लिए उपयोगी है? ये बाढ़ के लिए। 315 नंबर है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। 316 नंबर जो लास्ट सवाल है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी को। तो इस तरह से 1 से लेकर 300 से ऊपर क्वेश्चन को बता दिए आप लोगों को, और एग्जाम में देखिएगा इससे बाहर रहने का संभावना एकदम नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है वही सब आपको दिए जो एग्ज़ाम में आएगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।